अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। आज हम मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ के नए एपिसोड में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब, हमने पिछले 2 प्रोग्राम एक्सट्रीम पोलराइजेशन और आर्टिफिशियल सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में किए थे। सर, मुझे आज आपसे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उसी के बारे में सवाल पूछने हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हर्ड मेंटेलिटी क्या है और क्या ये इंसानों में पाए जाने वाला एक यूनिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है? जी शहजाद, ये दोनों मौज़ूआत बहुत अहम हैं जिसके हवाले से हम लोगों ने पिछली बार गुफ्तगू की थी। बदकिस्मती देखिए कि इन मौज़ूआत पर हमारे यहाँ किसी भी जगह यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, इवन पब्लिक स्पीकिंग में कहीं पर भी मौज़ू नहीं बनाया जाता है। सोशल पोलराइजेशन जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से हमें अब पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म की तरफ धकेल दिया गया है। इसके सारे धागे उस आर्टिफिशियल सोसाइटी के मेकअप से जाकर जुड़ते हैं और वही वाली बात कि कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा कि साइकोलॉजी के किसी भी मास्टर्स या बैचलर की डिग्री में या सोशल साइंसेस के किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि साहब फ्राइड की जो सिविलाइजेशन एंड डिसकॉन्टेंट जैसी किताब का कहीं कोई हवाला मिले या उसके ज़रिए से आप सोसाइटी के आर्टिफिशियल मेकअप को एनालाइज करते हुए देखें, या एंटोनियो ग्रैम्ची की हेजेमनी की थ्योरी से आप पाकिस्तान की सोसाइटी को एनालाइज करते हुए या उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए कि सोसाइटी इस रुख पर क्यों डेवलप हुई, कुछ नज़र नहीं आएगा। बस नौजवान नस्ल जो है उनके दिमागों को डब्बों में बंद करके ताले लगाकर पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं या रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, जो भी उनके मज़मूम इरादे होते हैं, उसमें बस इस्तेमाल करते रहते हैं। तो नतीजा ये है कि इस तरह की सोसाइटी में जिस खमाश के मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे वो कासिम अली शाह या तारक जमील या वो जिस तरह के भी लोग हैं वो डेवलप होते हैं और वो उनका यही काम है कि वो एक मखसूस अंदाज को, मखसूस फ़िक्र को उसके इर्द गिर्द बगौल कैसे तवाफ़ करते रहेंगे और मौजू पर गुफ्तगू करते रहेंगे, जस्टिफाई करते रहेंगे। वो सदियों पुरानी सोच है, उस पर बात होती रहेगी उसी के इर्द गिर्द, उसी के बेसिस के ऊपर। और जो अगर आप जदीद अंदाज की बात करेंगे और अगर आप जो जदीद अंदाज से उसको सोचने की और एनालाइज करने की बात करेंगे तो वो आपको कोई नेगेटिव टाइटल दे देंगे और आपके हवाले से कोई भी एक गुफ्तगू करके आपको एक कोने में फेंक देंगे। तो नतीजा ये है कि वो एक, और ये भी एक मिसाल है उसी बात की जिस पर आज आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, जो आप हर्ट मेंटालिटी की या क्राउड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं या मॉप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ये सब उसी से जुड़े हुए। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी खुसूसन सोसाइटी में या इन जनरल एक जो पूरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ इशारा है, किस तरह घास से घास पैदा हो रही है, क्यों नहीं एक समाजी फिक्री तब्दीली मुमकिन नहीं हो रही है। तो जहाँ तक ये जो आप हर्ड मेंटालिटी या साइकोलॉजी की, मॉब साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट सिर्फ नहीं है बल्कि ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। इन्हें हम शिपल्स कहते हैं, यानी ऐसी खसूसियात जो भेड़ और इंसान दोनों में एक जैसी हों, यानी भेड़ों जैसी, या इसको और तनाजुब से देखा जाए तो जो भीड़ की जो एक साइकोलॉजी है वो आपको एनिमल इंस्टिंक्ट से मिलती है। और इसका मतलब बस यही है कि बहुत से अफराद का मजमुआ है जो अगर देखा जाए कोहेरेंटली तो वो तो आपस में जुड़े हुए हैं मगर वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, यानी वो लगते जुड़े हुए हैं मगर वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। या यूँ इसको समझ लीजिए कि एक जिस्म है और उसके साथ मुख्तलिफ ऑर्गन्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ हाथ किसी का है, पाँव किसी का है, सीना किसी का है, धड़ किसी का है। कहने को एक जिस्म है मगर वो एक जिस्म नहीं है, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो इंसानों में आपको इस किस्म की बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। भेड़ बकरियों के रेवर्स मिल जाएंगे जानवरों में, परिंदों के झुंड मिल जाएंगे, चूंटियों की कतार मिल जाएगी, चूहों की दौड़ नज़र आएगी। और इंसानी सोसाइटी में आप देखिए तो आपको एक जर्नल का एक बात है, जैसे पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कहीं हो रही है, कहीं स्ट्राइक हो रहा है, कहीं पर एक स्टॉक मार्केट का एक बबल डेवलप हो गया है। इस किस्म की आपको बड़ी एक टिपिकल इसकी मिसाल मिल जाएगी। और इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से डेवलप होता है कि जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई
कोई कोई भी प्रीडेटर, कोई शिकारी है, वो किसी भी झुंड के ऊपर फायर करता है या उस पर हमला करता है जानवर के गौल के ऊपर, तो जानवर जो होते हैं वो किस तरह से एक सेंटर की तरफ भागते हैं। हर जानवर जो होता है वो खुदगर्जी के साथ सेंटर की तरफ भागता है अपनी जान बचाने के लिए। तो उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप दूर से देखें तो लगता है कि पूरा का पूरा ग्रुप एक रुख में जा रहा है, यानी वो कोऑर्डिनेटेड आपस में नहीं होते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वो फिजिकली यानी बॉडी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, वो एक दूसरे की कॉपिंग कर रहे होते हैं, नेबर कॉपिंग कहलाते हैं, नेबरहुड कॉपिंग कर रहे होते हैं। एक तरह का इसे देख लीजिए कि एक रनवे किस्म का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं एक फिजिकल कम्युनिकेशन के साथ। इसीलिए इसको हम शेपल्स कहते हैं, यानी ऐसी खुसूसियात जो शीप में, भेड़ों में और इंसानों में एक जैसी होती है, वो एक दूसरे की कॉपी कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कहीं कोई अपना फैशन है, तो सब के सब एक ही जैसा कपड़ा खरीद रहे होंगे, या किसी गाड़ी है, टेस्ला बिक रही है तो सब के सब टेस्ला खरीदेंगे साहब, वो एक शान बन गई है। या कोई लीडर है तो सब, अगर 10 महल्ले के लोग जा रहे हैं तो सब के सब उसी लीडर के पीछे चले जाएंगे। या कोई आइडियोलॉजी है जिसका जिक्र बहुत हो रहा है तो सब के सब उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरह की क्रेजीनेस है जो आपको भेड़ों में वाली खुसूसियत है जो आपको नज़र आती है और मिलती है। और जो आपने हर्ड मेंटेलिटी की बात की, और अ, या हर्ड मेंटेलिटी हर्ड बिहेवियर है या हर्ड इंस्टिंक्ट है, क्या इसको हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी है या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है या बायोलॉजी है, क्या हम इस पूरी प्रोसेस को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, शहजाद, कई एक हाइपोथेसिस हैं जो इस पूरी जो मेंटालिटी है, हर्ड मेंटालिटी या जो क्राउड साइकोलॉजी है, उसको उसके बारे में है। कई एक हाइपोथेसिस हैं। मसलन अगर आप देखें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल जो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं वेस्ले कुशेफ। वो उन्होंने अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस दिया। वो कहते हैं कि साहब, होता क्या है कि जब कभी भी आपका कोई ख्याल जो क्राउड के ख्याल के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, तो ब्रेन से जो है एक स्टिमुलस आता है और एक तरह का एक मैसेज आता है, वो आपको बताता है कि साहब यू आर ऑन एरर है, यू आर रॉन्ग, चेंज योर माइंड इमीडिएटली। तो जैसा क्राउड का माइंड है वैसा माइंड बना लो, यू आर ऑन एरर। अगर आपका वजह क्या होती है कि ब्रेन का एक एरिया है, वो कहते हैं जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इमीडिएटली जब कभी भी आपकी ओपिनियन और ग्रुप के ओपिनियन से या रश के ओपिनियन से मुख्तलिफ होती है। वो डोपामीन जो होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज होता है, वो ट्रिगर करता है सिग्नल्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, और आपको कहता है कि नो, यू आर गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, यू हैव टू गो थ्रू द सेम ओपिनियन जो और लोगों का है। अच्छा, उस पर कई तजुर्बात भी उन्होंने किए। वो एक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन उन्होंने की, बड़ा मज़ेदार उसका टाइटल दिया, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन क्रिएट्स हीरो। किस तरह से उन्होंने कहा कि साहब जब मैग्नेटिक स्टिमुलेशन करी और उसके बाद वो डोपामीन का जो रिलीज़ था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, उसको उन्होंने इनहिबिट कर दिया, तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी और क्राउड के अगेंस्ट बात की, और अपना एक पर्टिकुलर ओपिनियन जो इंडिविजुअल ओपिनियन थी उसको रखा। और उसके बिल्कुल अपोजिट सेंस के अंदर जब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया डेनमार्क में, तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, डोपामिन का शॉट दे दिया, डोपामिन की टैबलेट दे दी, डोपामिन का इंजेक्शन दे दिया, और उसके बाद देखा कि बहुत जल्दी जो है क्राउड के ओपिनियन के साथ लोग शामिल हो गए, किसी किस्म का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि डोपामिन जो है वो हेल्प कर रहा है क्राउड की ओपिनियन में जाने में। तो यूँ एक बायोलॉजिकल इसकी एक साफ समझ में आती है। अच्छा, वो कहते हैं कि असल में इसमें कोई इतनी हैरत करने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि शरीफ साहब के साहब, बात दरअसल ये है कि डोपामिन जो है वो एक लाइफ सेविंग स्टिमुलस होता है। वो असल में सर्वाइवल टेक्निक के साथ चलता है। जब कभी भी आप अगेंस्ट द क्राउड जाएंगे तो वो आपको बचाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा यार क्राउड के साथ रहो, जान बचाओ अपनी। तो यूँ ये वो स्टिमुलस रिलीज होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फिजिकल जो स्टिमुलस है ये कुछ लोगों में कम और कुछ में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से लोग कन्वीनियंटली जो है वो पब्लिक के साथ या क्राउड के साथ हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि उन्होंने देखा कि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का हिस्सा, वो उन लोगों में थिन होता है जो लोग क्राउड के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ से जो डोपामिन का रिलीज जो है वो वहाँ से कम निकलता है,
उनके पास है, इसलिए वो अपने ओपिनियन के ऊपर कायम रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बायोलॉजिकल उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए हमको सिगमंड फ्राइड को देखना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल उनकी किताब थी, आपको याद होगा, टोटेम एंड टैबू, उन्होंने 1912 में 1912 में लिखी थी। या फिर जैसे एक ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो, उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। उस किताब में भी उन्होंने जो बात की, उन्होंने एक अलग रुख से बात की एज यूजुअल। उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने मेंटल डायनेमिक्स जो किसी भी इंडिविजुअल की है और जो ओवरऑल एक मॉर्फोडायनेमिक्स है ग्रुप की, उसको कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि असल में होता क्या है कि जब किसी भी ग्रुप के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इंडिविजुअल जो होता है वो एक अपना एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी आइडियोलॉजी के ऊपर अपना एक उस आइडियोलॉजी को या उस ऑब्जेक्ट को आइडियल कर लेता है। वो एक ईगो आइडियल कहलाता है। वो ईगो आइडियल जो होता है वो ग्रुप के ईगो आइडियल के साथ मैच होता है, और यूं वो एक दूसरे को अपनी ईगो आइडियोलॉजी के लिहाज से आइडेंटिफाई करते हैं, और यूं ये सिलसिला आगे बढ़ता है। मगर हमारे जो फ्रायड हैं, उन्होंने क्लियर कर दी बात। उन्होंने कहा कि देखें साहब, मैंने जो एनालाइज किया है ग्रुप कोहिशन को, वो मैंने जो उनकी एक मखसूस थी ना, लिबिडिनल डायनेमिक्स, यानी वो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तमाम ट्राइबल ग्रोथ को, तमाम इर्तिका को। तो उन्होंने कहा कि इसमें लिबिडिनल डायनेमिक्स रोल प्ले कर रही है। कई एक पैरामीटर्स हैं जिसको उन्होंने नहीं किया इंक्लूड, जिन्हें एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन उनको इंक्लूड करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे ग्रुप की जो डायनेमिक्स है, ऐसी जो फिक्र है, उसमें एक्सटर्नल रियलिटी का क्या रोल होता है सोसाइटी की, या फिर एक ग्रेट मैन का जो एक इमेज होता है, ग्रुप लीडर का जो ग्रेट मैन आ गया है, उसका क्या रोल होता है, उससे ये ग्रुप की साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, या फिर एक इकोनॉमिकल असेसमेंट पूरी सोसाइटी की होती है, वो कैसे, एक हेटर्डनेस, एक इमोशंस, उसका क्या रोल होता है। तो कई एक चीज़ें हैं जिसको उन्होंने बाद में जो है वो अपनी किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट में और मोसेस एंड मोनोथिसिज्म के कॉन्सेप्ट वाले में उन्होंने उसको एनालाइज किया। अच्छा, सोशली कई एक साइंटिस्ट आपको सोशल साइंटिस्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड बिल हैमिल्टन थे, उनकी किताब आई थी द जेनेटिकल एवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर, ज्योमेट्री फॉर द सेल्फिश हर्ड। उस ज्योमेट्री के हवाले से उन्होंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि एक हर्ड इंस्टिंक्ट होती है जो एक मैनियक किस्म का एक किस्म की क्रेजीनेस डेवलप करती है, एक शॉर्ट टेम्पर इंथुसिज्म डेवलप करती है, और उस इंथुसिज्म से लोग जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस मैनिक बिहेवियर के अंदर। वो जो कलेक्शन ऑफ लोग होता है वो पूरा का पूरा, उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना भी हो और सोसाइटी में फैलावा भी हो, तो आपको वो नज़र आता है। फॉर एग्जांपल वही वाली बात कि बाइंग और सेलिंग का जो सिलसिला चल रहा है सोसाइटी के अंदर, जो गुड्स बिक रहे हैं जो भी, तो उसके अंदर वो सब के सब एक ही जैसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे, या वो रेस्टोरेंट फलां है, या वो फलां फूड है, या वो फलां किस्म का होम ख़रीदना है, या वो फलां किस्म की गाड़ी लेनी है, या फलां किस्म का बॉल जैसे मसाज करवाना है, थेरेपेटिक मसाज, या एक्यूपंक्चर पे जाना है, या मैनिक्योर करवाना है, एसेट्स लेने हैं, क्रिप्टो करेंसी का मसला आ गया है साहब, क्रिप्टो करेंसी सब ले रहे हैं, हमें भी लेनी है। तो ये इस किस्म के एक माइंडसेट है जो सोसाइटी में डेवलप हो जाता है। एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसी तरह से डेवलप हो जाती है। यानी अगर हम उसको रिलीजियो कल्चर ग्रुप को कहेंगे, तो वो सेल्फ आइडेंटिटी आपसे निकल जाती है, और आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, आपकी आइडेंटिटी कल्चर आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि साहब मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक सैयद हूँ, मैं एक इथनिकल आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। ये सारा का सारी जो साख्त है, ये इसी ईगो का नतीजा होता है। वो एक शक्ल है जो आपकी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। फिर उस ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपकी अपनी इंडिविजुअल फिक्र जो होती है वो नीचे चली जाती है। नतीजा ये होता है कि जब कभी भी स्ट्रीट वायलेंस होता है, तो आप देखते हैं कि वो एक मखसूस अंदाज से सारा का सारा, या डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, या माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन हो रही है, या जो भी किसी भी किस्म की एक आपको एक वो जो एक जिलेटरी किस्म का रिलीजियस और पॉलिटिकल लोग जो दूसरे के जान मारने के लिए राज़ी हो जाते हैं, बिल्कुल, तो वो आपको नज़र आता है, वो यूटिलाइज होता हुआ नज़र आता है पूरी एक मॉब मेंटालिटी के अंदर। अच्छा, आपको याद होगा एमिली डर्कहाइम का नाम। एमिली डर्कहाइम ने इस पूरे स्ट्रक्चर को और तरह से देखा था। उन्होंने और बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये जो जिसको हम मुक़द्दस कॉन्सेप्ट कहते हैं, सैक्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सैक्रेड जो है वो दोनों सूरतों में होता है। सैक्रेड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई चीज़ मुक़द्दस है तो वो मजहबी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ़र्ज़ करें कि बुद्धाइज़्म है या फिर जैनिज़्म है, तो बुद्धाइज़्म और जैनिज़्म के अंदर खुदा नहीं है, लेकिन वो सैक्रेड है, लेकिन वो मुक़द्दस है।
इसी तरह बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा कि ऐसी हैं, बहुत से ऐसे डॉगमास हैं, बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सी ऐसी ट्रेडिशंस हैं, बहुत सी ऐसी रिवायतें हैं, वो आपको लगेगा कि वो रिलीजियस नहीं है, मगर वो बड़ी मुक़द्दस हैं। जैसे कि किसी मुल्क का झंडा है, आप झंडा अगर खुदा न खास्ता कोई साहब जला देते हैं तो फिर उसके बाद आप देखिए क्या तूफान मचता है, या किसी भी कौमियत का तस्वुर है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं कि किस तरह से एक मॉब मेंटालिटी को डेवलप करती है और मॉब को मोबिलाइज करती है। अच्छा, मॉब को मोबिलाइज करने के फैक्टर्स क्या हैं वो देख लीजिए। उसमें कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको नज़र आएंगे मॉब की मेंटालिटी के अंदर। नंबर एक तो आपको रिलेटिव ग्रुप डेप्रीविएशन का कॉन्सेप्ट नजर आएगा कि आपको लगेगा कि वो जो ग्रुप है, जो माइंड है, जो जो उसके पीछे जा रहा है, वो ये समझ रहा है कि जैसे कि उनके साथ जुल्म हुआ है औरों के मुकाबले में, उनके साथ ज्यादती हुई है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, अवेलेबिलिटी जो है वो उनको मिल गई है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अगर वो ग्रुप के फॉर्म में होंगे तो। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि वैल्यूज़ हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको आप लॉजिकली रेशनलाइज करेंगे अपने फेवर के अंदर कि नहीं साहब, अगर हम कलेक्टिवली पॉलिटिकल उसके अंदर एक एफिशिएंसी हो या एक किस्म का एक रवैया डेवलप हो जाए तो हम उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सोशल इदारों पर डिस्ट्रस्ट डेवलप करें, एक इन्वायरमेंटल जो है ना उसको कंट्रोल कर लें। तो एक सोशल आइडेंटिटी को यूटिलाइज़ किया जाता है उस पूरे के पूरे, उसके अंदर ऑफ कोर्स इमोशंस हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स यूटिलाइज होते हैं। और इस तरह से एक सिचुएशन जो होती है जिसके अंदर एंगरनेस होती है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ना, अप टू लेवल, सुपरफिशियल लेवल के ऊपर कम्युनिकेट कर रही होती है। डीप डाउन उसका एनालिसिस नहीं हो रहा होता, जस्ट इस लेवल के ऊपर आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, और एक मॉब माइंडसेट जो होता है वो एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है। तो यूं ये बात डेवलप होती है सर। डॉक्टर साहब, हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इस मजहबी सोसाइटी में मजहब ने और सियासत में काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हमाकत की हद तक हम खुदगर्ज बन चुके हैं और माशरा और भी खुदगर्जी की जानिब बढ़ रहा है। तो ऐसे में हर्ड मेंटलिटी का क्या रोल हो सकता है? ज़रा सब मुख्तलिफ सवाल है, और मैं कहूँगा किसी हद तक मुश्किल भी है, क्योंकि हम, क्या आप कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि सियासत और मज़हब ने क्या अवाम को काफ़ी हद तक या हिमाकत की हद तक खुदगर्ज बना दिया है, और इस सिलसिले में हर्ड मेंटालिटी का यूटिलाइजेशन हुआ है। भाई सवाल ये सिंपल यही है आपका कि डज रिलीजन डिमांड हर्ड मेंटालिटी। अब इसके लिए आपको पहले तो सोचना ही पड़ेगा कि साहब ट्रू रिलीजन है क्या चीज़। ट्रू रिलीजन इज़ अ टूल टू एक्सेस योर फ्री विल। फ्री विल का एक्सेस किस सूरत में करेगा एक ट्रू रिलीजन? वो कौन सा रास्ता होगा? क्या वो रास्ता सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होगा, या फिर मटेरियल वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस के लिए होगा, या आपकी अपनी अंदरूनी जो आपकी बातिन है, जो आपकी साख्त है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है? तो क्या वो एक रश में, एक मजमे में, एक हजूम में मुमकिन है, या वो एक्सपीरियंस आपका तन्हाई में होता है? आप डॉक्टर हैं, आप जब पढ़ते हैं, जब हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हम बड़े फोकस होते हैं अपनी किताब के अंदर। थोड़ा सा भी शोर होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम उस वक्त बहुत कैसे ट्रूली रिलीजियसली उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, उस मटेरियल को समझना चाह रहे होते हैं, उस आइडियोलॉजी को अपने अंदर उतार रहे होते हैं। हमारा एक कनेक्शन बना हुआ होता है। मुझे याद है मेरे वालिद जब क्रिएटिव काम करते थे, शायरी वगैरह अपना जब उसमें इन्वॉल्व होते थे, तो अक्सर व बेशतर हम बच्चे दाएं बाएं खेल रहे होते थे, मगर वो उसमें इतना जेन्युइनली इन्वॉल्व होते थे कि कई बार अक्सर वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। मगर ऑफ कोर्स अगर एक हंगामा होगा आसपास तो आदमी उस माइंडसेट से निकल आएगा। तो ये बात है कि हमें ये समझना ही पड़ेगा कि आप किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं। आप तन्हाई में बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, आप अपने एक्सटर्नल सेंसेस को क्लोज करके बैठे हैं, आप अपने अंदर उतर चुके हैं और आप इस तरह से अपनी सोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं, आप अपने ज़ाहिर से अपने बातिन के अंदर चले गए। दिस इज़ व्हाट द ट्रू रिलीजन इज़। मगर फिर सवाल बहुत से पैदा हो जाते हैं। मसलन आपको फिर आप कहेंगे कि साहब वो जो माउंट सिनाई के ऊपर जब 10 कमेंडमेंट्स की बात हुई थी, और जब मिलियन एंड मिलियन लोग खड़े हुए थे, और मोसेस यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि खुदा जो वो एड्रेस कर रहा है तुम लोगों से और वो बता रहा है, तो वो क्या था? क्या वो हर्ड मेंटालिटी की डिस्टिंक्शन उस वक्त
या इस तरह की आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। फ़तेह मक्का, चले खैर वहाँ पर जो एड्रेस हुआ था वो नबी का था, मगर ऐसी फिर आपको जस्टिफिकेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको फ़ौरन ही दे दी। तो सवाल मगर वहाँ पैदा होता है, और वही नहीं, फिर बाद के तमाम मामलात में जहाँ कहीं पर भी आपको एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बहुत बड़ा रश नज़र आएगा, तो आप कहेंगे कि हाउ डू यू अवॉइड टू प्रिवेंट दैट टर्न इनटू द हर्ड और मॉब मेंटालिटी। क्या क्या मुमकिन है? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिलीजन जो है उसको हम डिस्टिंग्विश करें कि जब वो रश के अंदर या मॉब की बात करेगा, जब वो हुजूम की बात करेगा, इज इट अ ट्रू रिलीजन? तो वो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे हिंदुइज्म के अंदर जाए, बुद्धाइज्म, मतलब कोई भी ऐसा मजहब आपको मिलेगा। मोनोथिज्म के जो हमारे सारे हैं, मूसा के और ईसा के, और हर जगह आपको एक पूरा का पूरा एक जमे गफीर लोगों का नजर आएगा। तो वो सोल में किस तरह से एक चीज़ उतर रही है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन आपको मिलेगी। कहेंगे लोग के साथ म्यूजिक का कंसेंट हो रहा है, म्यूजिक के अंदर हर आदमी अपने तौर पर भी उसको इंजॉय करता है और एक ग्रुप के अंदर भी इंजॉय करता है, या दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह से म्यूजिक इंडिविजुअली यहाँ पर इफेक्ट कर रही है। तो वो जो सैक्रेड फीलिंग है वो किस तरह से एज ए इंडिविजुअल हर्ट के अंदर या एक पूरे रश के अंदर या ग्रुप के अंदर आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या इट्स अ पार्ट ऑफ द जस्ट अ मॉब साइकोलॉजी। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ही नाजुक हैं और जिन पर सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिकली अंदाज में सोचना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें तो आपको अक्सर नज़र आएगा ये कि किस तरह से एक कम्युनल माइंडसेट बनता है। हिटलर की मिसाल आगे है आपके सामने। हिटलर साहब जो हैं वो जब कभी भी लाखों के मजमू से खिताब करते थे तो उनके लोग होते थे जो एक मखसूस किस्म की चीज़ को जिसको एड्रेस करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट द ज्यूश, तो वो उसको प्रोपोगेट करते थे, और इस तरह से पूरा का पूरा एक माइंडसेट उनके लिए कोऑर्डिनेट कर जाता था और डेवलप हो जाता था, और वो उसी रुख में बात करते थे। पिछले 2-4 सालों की पहले जब ये पूरा का पूरा पैंडेमिक आया, तो आप देखिए कि लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप है, उसके अंदर एक बड़ी मोबिलाइजेशन, मैस किस्म का एक प्रोटेस्ट डेवलप हुआ। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजंस थे, बहुत से थे। कहते हैं 156 ममालिक के अंदर 5000 के करीब रिवोल्ट्स आए, छोटे बड़े बहुत सारे। अच्छा, अब देखना यह है कि चाहे वो रिलीजियस रिवोल्ट्स हों या चाहे वो पॉलिटिकल रिवोल्ट्स हों या सोशल रिवोल्ट्स हों, उसके नतायज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखते हैं कि साहब वो वुमेन सफरेज मूवमेंट आती है और वो पूरा का पूरा एक औरतों की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट आती है जिससे औरतों के हुकूक के हवाले से बात होती है, या फिर कई एक रेसिस्ट जो एक सिलसिले चल रहे थे, जो एक पूरा का पूरा एक स्लेवरी का निज़ाम था उसको तोड़ दिया गया, यू नो जो पूरा रेजिमेंट ख़त्म हुआ, या फिर लॉ एंड प्रैक्टिस का दौर आया, तो वो उसके अंदर आपने किस तरह से उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चीज़ें हैं जो इन मामलात को तय करेंगी कि सियासत या मज़हब ने इंसानों को, अब आप उसे हिमाकत की हद तक या स्टूबिडिटी की हद तक कहें या उसको आप जिस हद तक भी कहें, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो हम कहेंगे दैट्स गुड फॉर अस। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो यस, इट वाज स्टूपिडिटी, इट वाज हिमाकत, इट वाज मॉब साइकोलॉजी दैट वाज यूटिलाइज्ड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और अपने मजमूम इरादे पूरे किए गए। अब ये एक इंडिविजुअल के लिए है कि वो किस तरह से उसको एनालाइज करता है, किस तरह से उसको तय करता है। मेरा चौथा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो माशरती बनावट है, इसमें उमूमी तौर पर हर्ट मेंटेलिटी को आप या इसके किरदार को किस तरह पर देखते हैं? पाकिस्तान की सोसाइटी की जनरल बनावट में किस तरह से आपको हर्ड मेंटेलिटी नज़र आती है, एक आध दो मिसालें देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पाकिस्तानी क्या इंडियन सोसाइटी में भी हर्ड मेंटेलिटी का रोल आपको मिल जाएगा। दूर कहाँ जाएं, ये अपने खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी याद होगा आपको, वो वली खान यूनिवर्सिटी, यानी जो गफ्फार खान के बेटे, यानी वो जो सरहदी गांधी के बेटे, वो जिन्होंने सारी ज़िंदगी नॉन वायलेंस की बात की थी, वो जो सेकुलर मुस्लिम थे, वो जो मजहबी तकसीम के सख्त खिलाफ थे, वो जिन्होंने पख्तून के हाथ से असलहा लेकर कलम थमा दिया था, उनके बेटे के नाम की यूनिवर्सिटी है वली खान यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो लड़का था नौजवान, आपको याद होगा, मशल खान, जिसको किस बेदर्दी से मज़हब के नाम पे मारा गया था, ब्लास्फेमी के उस पर। और जो भी 15-20-25 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पहले उसको मारा लाठियों से और बाद में किसी शख्स ने उनके सर पर गोली मार दी और यूँ ख़त्म। अच्छा, तदफीन नहीं हो पाई, ये भी आपको याद होगा कि उसका उनके जो वालिद थे वो तदफीन नहीं कर पा रहे थे। बाद में भी जो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ये साहब नवाज शरीफ साहब, और जो भी अपोजिशन लीडर थे बिलावल वगैरह, इन लोगों ने उस वक्त
अपने जो एक कमेंट्स दिए सूरत हाल को देखकर, यानी इसको मेक श्योर किया कि नहीं साहब, वो साहब जो थे, हमारे जो मशल साहब थे, वो रिलीजियस आदमी थे और नमाज वमाज पढ़ा करते थे, और मगर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको वो फेसबुक पर लिख रहे थे और इस पर वो बात कर रहे थे, तो वो सज़ा बन गई उनकी। अच्छा, एक तरफ तो आप ये देखते हैं कि उस गांव में उनकी तदफीन नहीं हो पा रही है जिस गांव से उनका ताल्लुक है या जो उनके वालिद करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक और मिसाल वहीं देख लेते हैं मुमताज़ कादरी साहब की फिनरल के अंदर, जिन्होंने गवर्नर का खून किया था, ब्लास्फेमी वहाँ पर भी रीजन बना था, वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए। तो अब इससे एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है कि साहब, क्या पूरी की पूरी कौम जो है वो पूरी की पूरी एक मॉब मेंटेलिटी के अंदर इन्वॉल्व है या विक्टिमाइज्ड हो चुकी है, कि वो एक मखसूस रुख में, यानी एक तरफ तो बिल्कुल भी एक आदमी नहीं है और एक तरफ तो 2 लाख आदमी शामिल है। तो ये मॉब मेंटालिटी की 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं। अच्छा, उसकी आपको जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिबरल माइंडेड लोगों से कहेंगे तो वो फ़ौरन कहेंगे कि साहब, ये ब्लास्फेमी लॉ है जो प्रॉब्लम कर रहा है, हमें ब्लास्फेमी लॉ को निकालना चाहिए अपने लीगल सिस्टम में से। और दूसरी तरफ अगर आप एक मखसूस किस्म के जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो उसकी एक अलग तरह की एक्सप्लेनेशन देंगे। वो कहेंगे साहब कि चूँकि रिलीजियस प्रोसेस, क्योंकि लीगल प्रोसेस बहुत स्लो है और ब्लास्फेमर्स जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो बेहतर है कि उनको उसी वक्त की सज़ा दे दी जाए। अब देखा जाए तो इन दोनों बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये माइंडसेट काम किस तरह से करता है, ये माइंडसेट डेवलप कैसे करता है। ये मामला वहाँ रुका नहीं था, ये मामला जो है वो फ़ौरन ही, अगर आप देखें, यानी जब मशल खान का मसला हुआ उसके फ़ौरन बाद ही सियालकोट में 3 लोगों ने जो है वो मिलकर एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसने कभी 13 साल पहले कोई बात कही थी, उससे कोई। इसी तरह चित्राल में बाज़ाब्ता एक मेंटली सिक था कोई आदमी, उसके मारने के लिए दौड़ा, फिर किसी मस्जिद के इमाम ने उसको बचाया तो उसकी गाड़ी को आग लगा दी। इस किस्म के आपको वाक़यात पाकिस्तान में अगर मिलते हैं तो आप इंडिया में देख लीजिए। इंडिया में आपको वो पहलू खान वाला वो जो एक किरदार है वो आपको याद होगा, जिसको मार दिया गया था, उसको गौ राक्षस कहा गया था। और फिर बाद में उन्हीं के किसी मिनिस्टर का बयान आया कि साहब, इतना ज़्यादा आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहलू खान जो था वो गाय वगैरह की स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। तो एक तरफ आपको ब्लास्फेमी नज़र आती है तो दूसरी तरफ आपको ये गौ की जो है वो पूरी की पूरी एक शक्ल नज़र आती है। ये चीज़ें जो हैं ये मॉब मेंटालिटी के अंदर अपना रोल प्ले करती नजर आती है। उसके अंदर वो एक जुमला भी है कि इत्तेहाद में बड़ी बरकत है, क्योंकि वो मॉब के अंदर जो है वो एक स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी वाला स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक सेंस जो डेवलप हुआ है, वो एक माइंड सेट डेवलप हुआ है, वो है कि किस तरह से। अब ये जो इत्तेहाद है ये क्या चीज़ है? ये इत्तेहाद एक तरह का एक बड़ा क्लब है, एक तरह का एक पूरा का पूरा एक चाहे वो गाँव पनिशर्स हों, यानी पनिशिंग द गाँव ईटर्स, या फिर वो ब्लास्फेमर्स के लिए पनिशमेंट हो, ये सब के सब जो मसाइल हैं ये एक पर्टिकुलर क्लब, एक ग्रुप, एक उसके अंदर आते हैं। अब उसकी एक तरह से समझ लीजिए कि उस ग्रुप की या उसकी उस क्लब की पेमेंट फ़ीस क्या है। पेमेंट फ़ीस उसकी यही है कि जब ऐसा वक्त आए तो ऐसा कोई विलन जो है उसको ठिकाने लगाया जाए या उसको सज़ा दी जाए। दैट्स हाउ यू पे योर ड्यूज फॉर द क्लब। तो इस तरह से और फिर स्टेट का रोल है, स्टेट का जो ये स्टेट में जो है वो बैक करती है, उनके उनके पूरी जो जिसको हम कहते हैं ना, एक फॉर्मेडेबल किस्म की पावर है स्टेट की, जो इंजेक्ट करती है रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। उसके नतीजे में रीट्राइबलाइजेशन जिसको है वो डेवलप करते हैं, और उसका फिर हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है वहीं से। वो जो मीम का कॉन्सेप्ट है कि मीम की ट्रांसमिशन होती है, वो जो एक एवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजिस्ट है ना हमारे रिचर्ड डॉकिन, उन्होंने जो बात की थी कि वो पीस ऑफ थॉट है जो पर्सन टू पर्सन इमिटेशन के ज़रिए से, यानी एक दूसरे को देखकर चीट के ज़रिए से, एक दूसरे के नकल से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वो एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है जो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ब्लाइंडली प्रोपोगेट हो रहा होता है। दैट्स हाउ इट इज़ कि इस तरह से एक रिलीजियस और एक कल्चर जो नोशन है सुपीरियरिटी का, वो कट एंड पेस्ट, माइंड टू माइंड, कट एंड पेस्ट मिलियन लोगों के अंदर ट्रांसफ़र होता चला जाता है, और यूँ ये चीज़ डेवलप हो जाती है। ये है इसके पीछे सारा का सारा कॉन्सेप्ट। सवाल, 5वां सवाल, इसी प्रोग्राम का आखिरी सवाल, मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। सर, हर्ड मेंटलिटी जैसे कि नज़र आता है और हमने महसूस भी किया कि ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो सर इसका हल क्या है? मतलब हर्ड मेंटलिटी तो हमने जान लिया, इसके जो उमूमी सवालात पर आपने रोशनी भी डाली, लेकिन सर इसका हल क्या है? आप मगरब में रहते हैं, तो क्या मगरब की सोसाइटी ने इसका कोई हल निकाला है?
जी शहजाद, बिल्कुल बड़ी ख़तरनाक शय है। हमें तो अंदाज़ा हो ही गया आप आपस में बात करके कि देख लीजिए किस तरह से एक ये ख़तरनाक है सोसाइटी के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मगरिब क्या और मशरिक़ क्या, वो तमाम ममालिक अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें कि वो ममालिक जहाँ पर फैसिस्ट किस्म की हुकूमतें होती हैं, जहाँ पर बहुत ही ऑथोरिटेरियन किस्म का और बहुत ही डिक्टेटरशिप पाई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरब है, या आप चाइना के अंदर देखिए या किसी ऐसे मुल्क के अंदर देखिए जहाँ पर इस किस्म का एक पूरा का पूरा एक पार्टी सिस्टम मौजूद है, जो वो बहुत ही ताकत से मॉब की उस पूरे इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करते हैं। ये आपको परमिशन नहीं मिलती। अब रही बात ये कि मगरबी ममालिक में जहाँ पर आप फ्री स्पीच या आप उसकी बात करते हैं, कि आप अपने एक्सप्रेशंस के लिए और एक पूरा वहाँ पर भी एक लॉ एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम है कि यू कैन नॉट यूटिलाइज रेसिज्म है या रिलीजन है या इस किस्म की चीज़ों को, पनिशेबल है। उसको आप मॉब साइकोलॉजी के लिए या इन जनरली आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो वो एक तो चीज़ नज़र आती है। अच्छा, हमारा जो इस वक्त सवाल है वो है एज इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ शहजाद कि नॉलेज और इस किस्म का जो पैशन है, ये जो मॉब के अंदर शामिल होने का, ये जो हुजूम के अंदर या हुजूम जैसी सोच रखने का जो पैशन है, इसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा आप उस पैशन से निकल जाते हैं, उस रश की सोच में नहीं रहते आप रश के अंदाज में सोचते भी नहीं है, उनको सपोर्ट भी नहीं करते। आप अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू और एक अपना, अच्छा वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप होता है? वो पॉइंट ऑफ व्यू उसी सूरत में होता है जब आप जितना ज़्यादा जानते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा आप बोथ साइड्स को आर्टिकुलेट करते हैं लॉजिकली और रीजनेबली। इस तरह से आपका एक 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 एवरेज डेवलप होता है। अच्छा, दूसरी अहम बात तो वही है जो आप इस वक्त कर रहे हैं कि सवाल जवाब, लाइक अगर फ़र्ज़ करें, मुझे मेरी तो खैर मालूमात बहुत महदूद है, लेकिन उन मौज़ूआत पर जिनकी लोगों की नॉलेज है उनसे आप सवाल करें। उन पर जितना ज़्यादा आप सवाल करेंगे और दोनों रुख के ऊपर जितना ज़्यादा उसके उसके जवाब को आप एनालाइज करें, तो यूँ आपका एक आप उस पैशन से निकल जाते हैं जो मॉब का पैशन है, जो जो मॉब का जो रश की सोच है, उसमें से आप निकल जाते हैं। अच्छा, फिर नॉलेज आप किससे ले रहे हैं? नॉलेज के लिए भी देखिए बड़ी अहम बात यह है, फॉर एग्जांपल कोई आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल जो है वो एक ऐसा आर्टिकल जो आपको एंगर कर दे, या कोई ऐसी मूवी देखते हैं, कोई ऐसी आपको क्लिप देखते हैं, या कोई ऐसा आप टीवी के ऊपर डिस्कशन या डायलॉग देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एंगर, गुस्सा दिलाता है या शॉक कर देता है या जेलस कर देता है या ग्रीडी कर देता है या इमोशनली आपके अंदर एक एक स्टेट डेवलप करता है, तो इट मीन्स के मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक या राइटिंग मीडिया हो, वो एज ए टूल यूटिलाइज हो रहा है। वो उसको अब यू हैव टू थ्रो इट आउट। उसको आप देखें, जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, खैर बायस तो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, लेकिन ये बड़े फॉर एग्जांपल मैगजीन्स हैं, बड़े अखबार। अब इनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एक एडिटोरियल चेकअप चल रहा होगा, एक एडिटोरियल ओवरसाइट चल रही होगी इस स्ट्रक्चर के ऊपर। इट्स जस्ट काइंड लाइक कि जिस तरह चर्च और स्टेट की सेपरेशन हो गई है, बिल्कुल वैसे ही ओपिनियन और फैक्ट के दरमियान सेपरेशन है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको उम्मीद तौर पर नज़र नहीं आती है। आप चाहे टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के खबरें सुन रहे हो या कुछ टॉक सुन रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो, वहाँ पर तो इस तरह की सीरियस नहीं होता। वहाँ तो एक तरह की एक वो इंस्टिंक्ट यूज़ की जाती है कि किस तरह से मीडिया से पैसा बनाया जाए, उस चीज़ को फैलाया जाए, टिकटॉक किया जाए। तो एक मॉब मेंटेलिटी सोशल मीडिया की थोड़ी डेवलप होती है। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप नॉलेज ले रहे हैं, कहाँ से आप नॉलेज ले रहे हैं, किस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको बायलैटरली कंपेयर कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, without involving emotional involvement or without any angerness or without any shock. You have to be very logical, very open, very clear. तो इस तरह से मेरा ख्याल यही एक तरीका है जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको उस पूरी मॉब साइकोलॉजी से निकाल लेता है।